हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 5 फोटो केमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। देखो, इस यूनिट से पेपर में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट के आते नहीं हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने 20 एमसीक्यू में ले रखे हैं। आप इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके पेपर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ यूनिट 5। और यूनिट 5 का नाम क्या है भाई? हमारा नाम तो बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? देख लेते हैं एक बार। फोटो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ चैप्टर है आपके, फोटो केमिस्ट्री। दो बेटा, कितना शानदार नाम है, फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए साहब, फोटो केमिस्ट्री। ओके ओके ओके, फोटो केमिस्ट्री क्या है मेरे पास? यूनिट 5 का नाम है। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट लेने वाला हूं, बस दिमाग लगाना है आपको और बताना है कि सर कौन सा राइट आंसर हमारा होगा, कौन सा राइट आंसर हमारा नहीं होगा। चलिए साहब, क्वेश्चन मैं फर्स्ट ले रहा हूं। फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो ये होता है कि एक आइंस्टाइन का मान किलो कैलोरी प्रति मोल में होगा। भैया बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आ रखा पेपर में ये। एक आइंस्टाइन, क्या बात है यार, आइंस्टाइन। ओके, एक आइंस्टाइन, ठीक है, एक आइंस्टाइन, ठीक है सर, एक आइंस्टाइन। ओके ओके ओके, एक आइंस्टाइन का जो मान होता है ना, का मान, वो भी काय में बेटे, किलो कैलोरी प्रति मोल में होगा, मोल में होगा। जल्दी बताओ बेटा, ऑप्शन दूंगा मैं 4 करने के लिए, उसमें से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा और बताना होगा कौन सा राइट होगा। आपका अगर पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल सही टिक लगाओगे, और अगर ना पढ़ा हुआ है तो आपको अगर 10 दिन भी दे जाएंगे तो भी धूल में लट्ठी मारोगे। ठीक है, ये है मेरे पास 9.856 अपॉन लैम्डा। ओके, इसका जो मेरे पास सी नंबर है बेटे, मेरे पास सी नंबर बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशल होने वाला 8.321 अपॉन लैम्डा, और डी का मान है मेरे पास 0। जल्दी बताओ बेटे, इसमें से राइट ऑप्शन एक है, और वो राइट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट, जल्दी बताओ। एक आइंस्टाइन का मान किलो कैलोरी प्रति मोल में होगा, तो बेटा राइट आंसर मेरे पास ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है आप, इस पर टिक लगा लो। 2.859 मल्टीपल 10⁵ अपॉन लैम्डा, ये क्या है? एक आइंस्टाइन का मान होता है किलो कैलोरी प्रति मोल में। चलिए साहब, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूं, इसी का लूंगा मैं। एक आइंस्टाइन, ध्यान में बेटे, एक आइंस्टाइन। ओके सर, एक आइंस्टाइन, ठीक है सर, एक आइंस्टाइन का मान, एक आइंस्टाइन का मान आपसे कुछ ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, ए नंबर में दे रहा हूं सर करने के लिए आपको, मेरे पास है SCY लैम्डा। ठीक है, बी नंबर है मेरे पास SCY लैम्डा स्क्वायर। ठीक है सर, और जो मेरे पास सी नंबर है इसका मेरे दोस्त, यहां मैं लिख दे रहा हूं सी नंबर SCY लैम्डा स्क्वायर, और मेरे पास सी नंबर है NC अपॉन लैम्डा, और मेरे पास डी नंबर है, ठीक है, NHC अपॉन लैम्डा। जल्दी बताओ बेटा, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा? एक आइंस्टाइन का मान कितना होगा? SCY लैम्डा होगा, SCY लैम्डा स्क्वायर होगा, NCY लैम्डा होगा, या NSCY लैम्डा होगा? जल्दी बताओ फास्टली। तो ये फोटोन की ऊर्जा ये वाली होती है, E बराबर SCY लैम्डा। तो एक आइंस्टाइन की जो वैल्यू होती है मेरे पास, वो ये वाली आती है। ठीक है, डी नंबर, E बराबर NSCY लैम्डा। अब आपसे एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकता है, अगर ये लेकर आना ना आपको किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी प्रति मोल में अगर आपको ये लेके आना है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, किलो कैलोरी प्रति मोल में अगर आपको ये लेके आना है, तो मेरे दोस्त यहां पर आपको HCN सबके मान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर फाइंड होगा। तो इस चीज पे थोड़ा जरा ध्यान देना है बढ़िया करके। अब जरा मैं आगे एक चीज और बताऊं आपको कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे पास मैंने आइंस्टीन का लिया, क्योंकि आइंस्टीन को निपटा के चलते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला पेपर में, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, एक आइंस्टाइन का जो मान होगा ना बेटे, आइंस्टाइन का जो वैल्यू होगी, वो तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? देखो यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, E बराबर होता है 2.859 मल्टीपल 10⁵ अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा जो है वो आइंस्टाइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर आइंस्टाइन का मान, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आइंस्टाइन का मान घटेगा। अब जरा मैं ऑप्शन बताना है आपको, राइट में एक क्वेश्चन लिख दूं, आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन का मान, ठीक है, अगेन है फिर से मेरे पास आइंस्टाइन का मान। ठीक है, जो इसका ए ऑप्शन है ना, थोड़ा सा बड़ा है ऑप्शन, ए नंबर है मेरे पास, तरंग दैर्ध्य वृद्धि से बढ़ता है, वृद्धि से क्या होता है बेटे, बढ़ता है। इसका बी नंबर है मेरे पास
तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वृद्धि से क्या होता है, तरंग दैर्ध्य वृद्धि से घटता है, ठीक है, घटता है। और जो उसका सी नंबर मेरे पास है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं होता है। और लास्ट में मेरे पास डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं है, उपर्युक्त सभी, मैंने लिख दिया उपर्युक्त सभी। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा है इसमें से, एक ऑप्शन राइट है, कौन सा होगा? अगर मैंने तरंग दैर्ध्य वृद्धि के साथ बढ़ता है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है कि जो मेरे पास आइंस्टाइन का मान है वो मेरे पास तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आइंस्टाइन का मान के बाद मेरे पास घटेगा, तो तरंग दैर्ध्य वृद्धि से बढ़ता है, गलत हो गया। कोई परिवर्तन नहीं होता, चेंज होता है, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त सभी हो नहीं सकते, तो तरंग दैर्ध्य वृद्धि से क्या होता है, घटता है। ध्यान देना, जितना तरंग दैर्ध्य बढ़ता रहेगा आइंस्टाइन का मान उतना घटता रहेगा। तो इज ए वेरी राइट आंसर हमारा कौन सा, बी नंबर है, तरंग दैर्ध्य वृद्धि से क्या होता है, हमेशा घटता है। क्वेश्चन 3 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, बताना है बेटे आपको, ठीक है। देखो 2 रिएक्शन में यहां लूंगा, एक लूंगा जिसकी क्वांटम दक्षता सबसे ज्यादा होगी और एक रिएक्शन लूंगा जिसकी क्वांटम दक्षता सबसे कम होगी। अब देखो आपको पता होना चाहिए, एक रिएक्शन मैंने यहां लिखी है H2 + Cl2 चेंज टू, सूर्य का प्रकाश डाल दो इस पे, फोटोन की ऊर्जा मैंने डाल दी है, तो मेरे पास बनेगा 2HCl। 2HCl अभिक्रिया की, 2HCl अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता है, क्वांटम दक्षता है, कितनी दक्षता है बेटे? पहला ऑप्शन मैं ले रहा हूँ 10 की घात 5, बी ऑप्शन ले रहा हूँ 10 की घात 6, डी ऑप्शन ले रहा हूँ 0, और अरे यार सी ऑप्शन आगा, और डी ऑप्शन ले रहा हूँ मैं 10 की घात 10 से 10 की घात 12 तक, 10 की घात 12 तक। जल्दी बताओ बेटे राइट आंसर कौन सा है मेरे पास, ठीक है। H2 + Cl2 HNO चेंज टू 2HCl, ये क्या है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बेटे? ये एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपको ये बताना है कि इसकी क्वांटम दक्षता कितनी होगी, जल्दी बताओ देख के। 10 की घात 5 होगी, 10 की घात 6, 0, 10 की घात 10 से 10 की घात 12। ये तो हमने सीख लिया है कि H2 + Cl2 चेंज टू 2HCl, सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन संभव है, अगर अंधेरे में ये रिएक्शन करवाओगे तो नहीं होने वाली है। इसका मतलब हमने ये देख लिया कि इसकी क्वांटम दक्षता सबसे ज्यादा होगी, क्वांटम दक्षता सबसे ज्यादा होगी। और कितनी होगी मेरे पास? 10 की घात 5 होती है। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, लगभग सभी रासायनिक क्रियाओं में H2 + Cl2 चेंज टू 2HCl की क्वांटम दक्षता सबसे ज्यादा होती है। तो 10 की घात 5 इज अ राइट आंसर, और आप भी टिक लगाएं 10 की घात 5 पे, ठीक है। चलिए साहब एक रिएक्शन में और दे रहा हूं, ये वो रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि H2 + Br2। इस पर भी मैंने, ये बिना प्रकाश के भी हो सकती है, यहां ज्यादा प्रकाश नहीं आएगा भाई, यहां ज्यादा प्रकाश डालने की आपको जरूरत नहीं है, अंधेरे में प्रकाश में कहीं भी हो सकती है रिएक्शन। तो 2HBr, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की, आप मैंने शॉर्ट में लिखूंगा 2HBr अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता होगी, अभिक्रिया की, ठीक है, क्वांटम दक्षता होगी, ठीक है सर, क्वांटम दक्षता है, कितनी दक्षता है? ऑप्शन दूंगा मैं करने के लिए। तो ए नंबर मेरे पास बेटे 1 हो गया, बी नंबर मेरे पास 0 हो गया, सी नंबर मेरे पास 0.01 हो गया, और डी नंबर मेरे पास हो गया बेटे 10 की घात -5। जल्दी बताओ इसका कौन सा राइट आंसर है मेरे पास? H2 + Br2 चेंज टू HNO 2HBr अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता मेरे पास क्या होनी है? अब मैं आपको एक बात बता दूं आपको, ठीक है, तो इस रिएक्शन में ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जहां जितना ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है उसकी क्वांटम दक्षता उतनी ज्यादा होती है, और जहां ज्यादा प्रकाश, जहां कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उसकी क्वांटम दक्षता उतनी कम होती है। तो अब यहाँ पे चेक कर लें आप कि भाई इसकी क्वांटम दक्षता, ऑप्शन चेंज करके आपको दे सकता है, वो ये मत सोचना कि भाई ऑप्शन यही मिलेंगे, आपको दे सकता है 1 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन टू 1 इज ग्रेटर देन टू इक्वल 0, ये ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। पर ध्यान देना 1 से हमेशा कम होती है, कितनी कम होती है? ये वाली। इज राइट आंसर मेरे पास कितना? 0.01 ऑप्शन। चलिए साहब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये बताओ क्वांटम लब्धि समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटम दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा? इसको आपके मॉडल में दे रखा क्वांटम लब्धि समीकरण, क्वांटम लब्धि समीकरण, ओके, क्वांटम लब्धि समीकरण, ठीक है सर, क्वांटम लब्धि समीकरण, ठीक है। तो बेटे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऑप्शन बहुत बड़े हैं इसके, बस फॉर्मूला याद कर लियो और दिमाग लगा लेना कि इसका राइट आंसर मेरे पास कौन सा होगा। मैंने ए नंबर डायरेक्टली में दे रहा हूं, दिए गए समय में अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक है, दिए गए समय में, ओके सर, दिए गए समय में अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ऊपर अभिकारक या क्रियाकारक,
क्रिया फलक भी आ सकता है, क्रिया कारक भी आ सकता है। दिए गए समय में अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक है सर, अभिकारक अणुओं की संख्या, और अपॉन उतने ही समय में, अपॉन उतने ही समय में, अपॉन उतने ही समय में, ठीक है, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, ठीक है। ये इधर राइट आंसर है, बाकी मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं आपका, ठीक है। उतने ही समय में फोटोन संख्या, अब गलत हो गया थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। उतने ही समय में अवशोषित या उत्सर्जित, अवशोषित फोटोनों की संख्या, ध्यान देना बेटे, इस लाइन में फोकस करना। ऑप्शन में आपको अवशोषित की जगह उत्सर्जित भी मिलेगा, ठीक है। अवशोषित फोटोनों की संख्या आएगी, अवशोषित फोटोनों की संख्या, ओके, ठीक है सर, ये मेरे पास राइट आंसर इसका। तो दिए गए समय में अभिकारक अणुओं की संख्या अपॉन उतने ही समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या, ये क्वांटम दक्षता यानी कि क्वांटम लब्धि समीकरण है, ठीक है। हो जाएगा ना याद, कवर कर लोगे, घबरा तो नहीं रहे हो, डर तो नहीं लग रहा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल छोटा सा। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेता हूँ। अच्छा एक चीज और बताओ बेटे, उत्तेजित अणु से, ठीक है, प्रतिदीप्ति होने में, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का समय क्या होगा। जब कोई, आपको पता होना चाहिए, जब किसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में जाता है तो उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जहां वह 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है और प्रकाश विकिरण बाहर निकालता है, मतलब ऊर्जा को बाहर निकालता है। अब कोई भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स है, यानी कि कोई भी उत्तेजित अणु है, तो उत्तेजित अणु से, ठीक है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का समय कितना होगा। जो मैंने बोला ना 10⁻⁸ सेकंड रुककर, तो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेकंड होता है। तो मैं इसको जरा क्वेश्चन को लिख दूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तेजित, लाइन पे फोकस करें ठीक से, उत्तेजित अणु, ठीक है सर, उत्तेजित अणु, ठीक है भाई, उत्तेजित अणु से प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति, ठीक है, उत्तेजित अणु से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने में, उत्पन्न होने का समय, उत्पन्न होने का समय है, ठीक है बेटे, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का समय है। जल्दी बताओ, मैंने ए ऑप्शन दिया है 10⁻6 दिया है, सेकंड में आ गई ये। बी ऑप्शन दिया है 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेकंड, ठीक है। सी नंबर दिया है 1 सेकंड और डी नंबर दिया है 0 सेकंड। जल्दी बताओ इधर राइट ऑप्शन कौन सा था। मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, बी नंबर। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीचे कक्षा में लौटा था। और ये चीज़ आपको क्लियर भी होनी चाहिए, क्योंकि यार ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये सारे के सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब 140 क्वेश्चन है, 250 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है, उसमें से क्या पता यार कौन सा क्वेश्चन मोस्ट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी लिए हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, यानी कि इस साल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा चुकी है उसमें से ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन मान लो कि एक क्वेश्चन कोई सही फंसेगा, एक या दो क्वेश्चन कोई सही फंस सकता है, फिलहाल तो एक ही फंसेगा इन तीनों में से, ठीक है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूँ। छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बच्चा वाला है ये, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, कमी होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक, ठीक है सर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, ओके सर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, मुक्त ऊर्जा में, मुक्त ऊर्जा में, मुक्त ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसका पहला ऑप्शन है बेटे मेरे पास वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। इसका मैं बी नंबर लिख रहा हूं, कमी होती है, ठीक है, कमी होती है, ओके ओके ओके, आ जाएगा नीचे, आ जाएगा। सी नंबर लिख रहा हूं बेटे मैं इसका, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक राइट आंसर चुनो, एक राइट आंसर चुनो, क्या होगा। अरे भैया राइट आंसर है मेरे पास वृद्धि होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, हमेशा ध्यान देना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा में क्या होती है बेटे, वृद्धि होती है। कितने क्वेश्चन हो गए, 8। नवा क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं। जुगनू
के चमकने का क्या कारण है। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। तो होगा यहां तक 8 क्वेश्चन। चलिए साहब अभी 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं, घबराओ मत, डरो मत। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया मेरे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश, ठीक है, रासायनिक, ओके सर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम को कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। व्युत्क्रम, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए साहब मैं इसका ए ऑप्शन लेता हूं, प्रतिदीप्ति, क्योंकि बहुत जगह प्रतिदीप्ति का यूज होगा। बी नंबर संदीप्ति, संदीप्ति, ओके ओके ओके। इसका मैं सी नंबर ले रहा हूं बेटा, रासायनिक संदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति, ओके ओके ओके। और लास्ट में जो मेरे पास डी नंबर है ना मेरे दोस्त, वो है तुम्हारे पास प्रतिदीप्ति संदीप्ति स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति। जल्दी बताओ बेटा राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम को कहते हैं प्रतिदीप्ति, संदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति, ठीक है, या स्फुरदीप्ति। तो राइट आंसर है मेरे पास रासायनिक संदीप्ति। ध्यान देना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम को भैया रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। दिमाग लगाना, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटे वो पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार, ठीक है, कि यार प्रकाश रासायनिक क्रिया या अभिक्रिया के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे पास। ये जुगनू किस घटना को दर्शाते हैं, पता होना चाहिए। जुगनू, जो जुगनू होते हैं ना हमारे, जुगनू, जुगनू, अरे यार ऐसे लिखो चलो, जैसे जुगनू किस घटना को दर्शाते हैं, किस घटना को दर्शाते हैं, किस घटना को दर्शाते हैं। तो मैं ऑप्शन दूंगा, घबराओ मत बेटे, ऑप्शन में जरूर दूंगा, तो डरने वाली क्या बात है जब ऑप्शन मेरे पास है। तो जुगनू किस घटना को दर्शाते हैं, ओके सर। तो ए जो घटना है मेरे पास वो है प्रतिदीप्ति, ठीक है, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति। चलिए साहब बी नंबर में लेता हूं स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति। और मैं सी नंबर लेता हूं जैव संदीप्ति। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यार इनके बारे में बताने रहा हूं मैं। और खाली संदीप्ति, जल्दी बताओ बेटे जरा, बताओ जरा, जुगनू किस घटना को दर्शाते हैं, जैव संदीप्ति को, ठीक है। जुगनू किस घटना को दर्शाते हैं, तो याद कर लो ठीक से, जैव संदीप्ति को जुगनी दर्शाते हैं, हो जाएगा ना याद। जुगनू हमेशा जैव संदीप्ति घटना को शो करते हैं, ओके ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थोड़े से ना। देखो इसमें स्टार्क आइंस्टीन नियम है, ग्रोथस ड्रेपर नियम है, सबको याद है ये वाले नियम, बियर लैम्बर्ट नियम है, ठीक है, प्लांक का नियम है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इन सबसे भी अगर मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो 4 से 5 क्वेश्चन मेरे पास बैठ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं बियर लैम्बर्ट नियम से, ठीक है। बियर, अब यार मेरे तो पूरा यूनिट याद है, पूरे थ्योरी वाइज भी याद है, एमसीक्यू भी याद है, वैसे ही आपको कवर कर लेना, क्लियर कर लेना। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपकी थ्योरी मजबूत है ना, अगर थ्योरी आपकी अच्छी है तो एमसीक्यू तो खुद ब खुद आप कर दोगे, एमसीक्यू तो हमें रटने की जरूरत भी नहीं है यार। चलो सब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, वियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार, देखो वियर, ठीक है सर, वियर लैम्बर्ट, पहले ये बियर और लैम्बर्ट अलग अलग थे, लेकिन बाद में बेचारों ने एक साथ साझा करके खोजबीन कर दी, दोनों नियमों को एक जगह कर दिया गया। बियर लैम्बर्ट का नियम, बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रकाश की अवशोषण सांद्रता, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। यानी कि बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार, बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार जो ए नंबर है वो प्रकाश की अवशोषण सांद्रता, प्रकाश की अवशोषण सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसका ए नंबर ये है। बी नंबर पथ लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पढ़ाना आपने यार, ऐसे दे रखा आपके एग्जाम में, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ ये वाला,
और जो सी नंबर है वो है मेरे पास दोनों के प्रकाश की, लाइन पे फोकस करना, प्रकाश की अवशोषण क्षमता यानी कि प्रकाश की अवशोषण सांद्रता तथा पथ लंबाई के अनुक्रमानुपाती अरे यार यहाँ ना आवा, यहाँ लिख देता हूँ, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। ओके 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 ओके, आप इसकी जगह समानुपाती का कर सकते हो, समानुपाती होती है। और जो मेरे पास डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ बेटे, जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इसका हमारा, ठीक है। तो बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखवाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ना, तो इतना बड़ा मैं लिखवाता नहीं। तो सबसे पहले देखो प्रकाश की अवशोषण सांद्रता सी हो गई मेरे पास, पथ लंबाई एल हो गई, तो इन दोनों के समानुपाती होती है। कौन? आई अपॉन यानी कि आई नोट अपॉन आई, लोग आई नोट अपॉन आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल होता है हमारे पास फॉर्मूला। अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, जरा थोड़ा ध्यान देना। तो फिलहाल मेरे पास राइट आंसर कौन सा है, ये वाला है कि जो भैया पारगमित प्रकाश की तीव्रता वगैरह होती है तो प्रकाश की अवशोषण सांद्रता तथा पथ लंबाई के समानुपाती होती है। चलिए साहब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 9, 10, 11 और एक 12वां क्वेश्चन और आ जाएगा मेरे पास अभी यहाँ पर। और 12वां क्वेश्चन में बेटे थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, छोटा सा क्वेश्चन है। और छोटा सा क्वेश्चन ये है मेरे पास, बियर लैम्बर्ट नियम है, बियर लैम्बर्ट समीकरण है। जल्दी बताओ बेटे बियर लैम्बर्ट समीकरण कौन सी होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए तुम्हें। ए बराबर है मेरे पास लोग, ठीक है, लोग आई अपॉन आई नोट बराबर ए, ठीक है। इसका जो बी नंबर में दे रहा हूं करने के लिए, लोग आई नोट अपॉन आई बराबर माइनस के एप्सिलॉन सी एल, ठीक है। और उसका मैं बी नंबर दे रहा हूं, सी नंबर दे रहा हूं करने के लिए आपको, वो दे रहा हूं लोग, ठीक है, लोग आई अपॉन आई नोट, ठीक है, आई अपॉन आई नोट एप्सिलॉन सी एल। और जो मैं इसका डी नंबर आपको ले रहा हूं करने के लिए, जो मैं आपको डी नंबर करने के लिए दे रहा हूं वो होगा मेरे पास लोग आई अपॉन आई नोट, ठीक है, माइनस के एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस के एप्सिलॉन सी एल। तो बेटे जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। एक राइट आंसर है इसमें से, एक राइट आंसर चुन लो। सब देखो आप खाली ये नोट मत लगाओ, खाली एप्सिलॉन सी एल लगाओ। तो देखो यहाँ पर जो बियर लैम्बर्ट का नियम मेरे पास यहाँ आया है ना, वो कहता है कि प्रकाश की अवशोषण सांद्रता और पथ लंबाई कैसा होता है मेरे पास, समानुपाती होता है आई अपॉन आई नोट का मान, ठीक है। चलिए साहब, तो ये भी सही है हमारा, राइट आंसर सी नंबर है इसका। और बियर लैम्बर्ट का नियम ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो बेटा दोनों के दोनों मेरे पास जो डी ऑप्शन है ना, इज अ राइट ऑप्शन, लोग आई अपॉन आई नोट माइनस के एप्सिलॉन सी एल। ये आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ऑप्शन है, वरना तो अगर चाहो तो आई नोट ऊपर ले जाओ, आई को नीचे ले आओ, तो ये प्लस में आ जाएगा, एप्सिलॉन सी एल हो जाएगा मेरा ये। तो इस आई नोट को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, आई नोट को ऊपर लेके जाओ, आई को नीचे लेके आओ, तो ये एप्सिलॉन सी एल प्लस में हो जाएगा। तो आपने जब भी पढ़ा होगा फॉर्मूला वो प्लस में पढ़ा होगा, इसलिए घूमने की हमारी जरूरत नहीं है। जब इसको उल्टा करोगे तो यहाँ चिन्ह जो है हट जाएगा, हमारा चिन्ह प्लस का जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन सी एल हो जाएगा। तो हमारा जो हमारा याद है वो ये वाला नियम याद होता है, लोग आई नोट अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन सी एल। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा करके दिया आपको, तो घबराओ मत, ऑप्शन मिलेंगे ऐसे, पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए साहब मैं नया क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास हो गए हैं, क्वेश्चन 12 मेरे पास ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा। और आपने पढ़ा होगा ग्रोथस ड्रेपर का नियम, पढ़ा कभी? केवल वे ही प्रकाश विकिरण रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं जो पदार्थ द्वारा अवशोषित होते हैं। ये कथन किसका? चलिए साहब मैं लिखवा देता हूँ, केवल वे ही, ध्यान देना बेटा लाइन पे, केवल वे ही प्रकाश विकिरण। थोड़े यार क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसमें यार। केवल वे ही प्रकाश विकिरण, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। केवल वे ही प्रकाश विकिरण रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। केवल वे ही प्रकाश विकिरण रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं जो पदार्थ द्वारा क्या होता है बेटा, जब पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जब पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है यार, दूसरा क्यों करेगा भैया? ये कथन है, यह कथन है। किसका कथन है ये? तो पहला नंबर मेरे पास प्लांक का कथन है, पता नहीं यार, देखते हैं। सेकंड नंबर मेरे पास ग्रोथस ड्रेपर का नियम है। ग्रोथस बड़ा शानदार नियम है यार, ये भी
एक छोटा सा नियम है ड्रेपर का नियम, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। चलिए साहब आगे देखते हैं। डी नंबर स्टार्क आइंस्टीन का नियम, ये मेरे पास ए नंबर हो गया, इसका मेरे पास बी नंबर हो गया, और जो मेरे पास सी है वो है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। वाह क्या बात है, स्टार्क आइंस्टीन का नियम, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। चलिए साहब डी नंबर है, डी नंबर है मेरे पास बियर लैम्बर्ट का नियम, यानी कि बियर का नियम, खाली बियर का नियम। जल्दी बताओ बेटे जरा, राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? तो केवल वे ही प्रकाश विकिरण रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं जो पदार्थ द्वारा अवशोषित होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेटे ग्रोथस ड्रेपर का नियम। याद कर लो ठीक से, किसका नियम है? ग्रोथस ड्रेपर का नियम होता है। हो जाएगा ना यार, पक्का सोच लो एक बार। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन बड़े कम आ रहे हैं आज, 9, 10, 11, 12, ठीक है 12वें का ऑप्शन नहीं आया, 12, 13, 14। चलिए साहब 14वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े टाइप के है ना। देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्वांटम जो दक्षता होती है वो क्या दर्शाती है, वो भी देख लेते हैं। यानी कि शॉर्ट में लिखूंगा मैं, क्वांटम दक्षता होती है, क्वांटम दक्षता होती है। क्वेश्चन पे जरा दिमाग लगाओ बेटे, क्वांटम दक्षता होती है। अब क्वांटम दक्षता क्या होती है वो हम पहला ऑप्शन में चेक करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी मान, कोई भी मान, ठीक है, कोई भी मान देखो 0 से या तो अधिक होगा या 0 के बराबर होगा हो, तथा अभिक्रिया पर निर्भर करता है। कोई भी मान 0 से अधिक हो या 0 के बराबर हो तथा अभिक्रिया पर निर्भर करता हो, अभिक्रिया पर निर्भर करता है, अभिक्रिया पर निर्भर करता है। इज राइट ऑप्शन है भैया, ये निर्भर करता है, ठीक है। ये इज राइट आंसर है, बी नंबर है मेरे पास, अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। कोई भी मान अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है, अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। और मेरे पास सी जो नंबर है बेटे, अरे यार सी नंबर में हाल बात दे रहा हूँ, सी नंबर है मेरे पास, सी नंबर है मेरे पास ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, और लास्ट में मेरे पास नंबर है डी नंबर, ऊपर उस सभी, यानी कि इनमें से कोई नहीं ले लिया मैं, चलो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा। सबसे पहले वाला जो है ना, इज राइट ऑप्शन। कोई भी मान 0 से अधिक हो सकता है, ठीक है, 0 से अधिक हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से अधिक, और अभिक्रिया पर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटम दक्षता आती है वो H2 + Cl2 चेंज टू 2HCl की आती है, सबसे कम वाली H2 + Br2 उससे भी कम वाली होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वही वाली हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ले रहा हूँ, फोटोन की ऊर्जा होती है। बेटे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो क्या E बराबर hc/λ होता है, या B बराबर E बराबर होता है मेरे पास h²c/λ² होता है? क्या मेरे पास सी नंबर इसका 0 होती है फोटोन की ऊर्जा, या डी नंबर मेरे पास 1 होती है? जल्दी बताओ, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है, 1 होती है, या इसके अकॉर्डिंग होती है? तो फोटोन की ऊर्जा कभी 0 तो हो नहीं सकती भैया। जब आप धूप में खड़े होते हो तो आपको थोड़ी बहुत एनर्जी जरूर मिलती है। तो E बराबर hc/λ, E बराबर hc/λ। तो मेरे पास राइट फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो चाहे कितनी भी आ जा। तो E बराबर hc/λ से आप निकालो तो फोटोन की ऊर्जा आपको मिल जाएगी। E बराबर hc/λ की जगह वो दे सकता है आपको E बराबर h नहीं है, क्योंकि न्यू बराबर था c/λ, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 15 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं 5-6 क्वेश्चन और। चलिए साहब हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन के बाद 16वां क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं, अब टाइम भी इतना नहीं बचा, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया भैया। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ जाता है कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर मेरे पास आता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बताना है। देखो आपने कभी पढ़ा होगा एलएस कपलिंग वगैरह में, पढ़ लेना कभी कभी आप। एक पढ़ा होगा आपने ट्रिपलेट फेस और एक पढ़ा होगा आपने सिंगलेट फेस। ट्रिपलेट फेस को हम बोलते हैं त्रिक अवस्था और सिंगलेट फेस को बोलते हैं हम एकलक अवस्था, ठीक है। तो एक पॉइंट पे तुम्हें ध्यान देना है, अगर मेरे पास त्रिक अवस्था होगी तो त्रिक अवस्था में चक्रण बहुलकता कितनी होती है और एकल अवस्था में चक्रण बहुलकता कितनी होती है। चलिए साहब मैं लिखवा दूं यहाँ पे कि भैया त्रिक अवस्था में, ओके सर, त्रिक अवस्था में, ठीक है सर, त्रिक अवस्था में चक्रण यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, त्रिक अवस्था में चक्रण बहुलकता है, बहुलकता होगी। कितनी होगी वो भी मैं चेक कर लेता हूँ साहब, कितनी होगी। पहला नंबर जो मैं ले रहा हूँ वो 1, बी नंबर 2 और सी नंबर मेरे पास 3 और डी नंबर मेरे पास 0।
जल्दी बताओ बेटा कौन सी होगी, इसका राइट आंसर कौन सा है मेरे पास। तो त्रिक अवस्था है तो आपका सबका ऑप्शन 3 पे जाएगा, तो 3 ही हमारा क्या राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और कभी कभी पूछ लेता है आपसे। चलिए साहब, एकलक अवस्था में, एकलक अवस्था में या एकल अवस्था में, एकल बोल सकते हो, हटाओ एकल, हटाओ एकल बोल दो, एकल अवस्था में, सिंगलेट बोलते हैं इसको, एकल अवस्था में, ठीक है। चक्रण बहुलकता कितनी होती है, चक्रण बहुलकता कितनी होती है, जल्दी बताओ बेटे। यानी कि सिंगलेट फेस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, चक्रण बहुलकता होगी, कितनी होगी। इसका मैं ऑप्शन ए कर दे रहा हूँ, इसका बी, इसका सी डी। तो मैं इसका ऑप्शन कर दे रहा हूँ बेटा 1, ए नंबर पे 1 कर दे रहा हूँ, बी नंबर पे 2 और सी नंबर पे 3 और डी नंबर पे मेरे दोस्त 4 कर दे रहा हूँ मैं। तो बेटा इसका ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा, एकल अवस्था में चक्रण बहुलकता होगी 1, ठीक, कितनी होगी बेटे 1 होगी। और क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस बार, बिल्कुल छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चे वाला क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन मेरे पास क्या होने वाला, वो क्वेश्चन है प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी जब संक्रमण होगा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। तो कितना ये क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति, ठीक है सर, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, कब उत्पन्न होगी, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी जब संक्रमण होगा, जब संक्रमण होगा, जब संक्रमण होगा। कहाँ संक्रमण होगा, अरे भैया कहाँ होगा संक्रमण। तो पहला मैं ए ऑप्शन जो है वो है मेरे पास त्रिक से त्रिक में होगा, त्रिक फेस से त्रिक फेस में होगा। बी नंबर एकल फेस से एकल फेस में होगा, एकल फेस से एकल फेस में होगा। और अगर मैं इसका सी नंबर लूँ तो त्रिक से एकल में होगा, त्रिक से एकल में होगा। और अगर मैं लूँ भैया डी नंबर इसका एकल से त्रिक में होगा, एकल से क्या होगा बेटे त्रिक में होगा। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा मेरे पास है। तो बी नंबर मेरे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, एकल से एकल में होगा। तो मेरे पास क्या होगा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 19 में ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन है प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है। जल्दी बताओ प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है, प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है। ऑप्शन दूंगा करने के लिए, घबराओ मत बिल्कुल भी। प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है, तो प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है, तो इसका ए नंबर दे रहा हूं, फोटोन का ऑक्सीकरण। प्रकाश ऑक्सीकरण क्या फोटोन का ऑक्सीकरण होता है। आपको सही आंसर यही लगने वाला है भैया, पर होगा नहीं, प्रकाश का ऑक्सीकरण, ठीक है। इसका बी नंबर मेरे पास है बिना विकिरण का, बिना विकिरण का ऑक्सीकरण। अरे सर क्या ये भी हो सकता है बिना विकिरण का ऑक्सीकरण, पता नहीं भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। क्या मेरे पास सी नंबर है, सी नंबर है मेरे प्रकाश, यानी कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा द्वारा, प्रकाश विकिरण ऊर्जा द्वारा, ठीक है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा के प्रभाव से, हटाओ इसे, इसे हटाओ, विकिरण ऊर्जा के प्रभाव द्वारा ऑक्सीकरण, प्रभाव द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है, पूरा लिख लेना आप। और भैया डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ एक राइट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कोई नहीं। तो एक पॉइंट को याद कर लो सी नंबर को, कि प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है, तो फोटोन का ऑक्सीकरण नहीं है, बिना विकिरण का ऑक्सीकरण नहीं है, लेकिन विकिरण ऊर्जा के प्रभाव द्वारा ऑक्सीकरण, ये राइट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो सी नंबर इज राइट ऑप्शन है। बढ़िया करके दिमाग लगाओ, सोचो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा रासायनिक संदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति क्वेश्चन नंबर मेरे पास 20 आ गया। रासायनिक संदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति, ओके सर, रासायनिक संदीप्ति में उत्पन्न पहला प्रकाश होगा, उत्पन्न प्रकाश कहलाता है, उत्पन्न प्रकाश कहलाता है, उत्पन्न प्रकाश कहलाता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे वो, उत्पन्न प्रकाश कहलाता है, क्या कहलाता है। ए नंबर गर्म प्रकाश या ठंडा प्रकाश, चलो मैंने कर दिया ठंडा प्रकाश। बी नंबर इसका मेरे पास गर्म प्रकाश, अच्छा सर गर्म प्रकाश कर दिया आपने, प्रकाश को भी गर्म कर दिया। डी नंबर चमकीला प्रकाश, वाह सर वाह, मान गए आपको, चमकीला प्रकाश कर दिया आप। अब मेरे पास जो मेरे पास सी नंबर होना चाहिए, ये डी नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो डी नंबर जो मेरे पास होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटा फास्टली राइट ऑप्शन कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। या ऊपर जो सभी दे सकता है, तो ठंडा प्रकाश, ठीक है। रासायनिक संदीप्ति में उत्पन्न प्रकाश कहलाता है मेरे पास कौन सा, 16, 17, 18, 19 और एक ऑप्शन मेरे पास 20, ठंडा प्रकाश कहलाता है। इसको याद कर लो ठीक से बेटे, ठंडा प्रकाश कहलाता है, ठीक है। कर लोगे ना याद, चलो एक क्वेश्चन लिख लो यार, रह गया क्वेश्चन ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और क्वेश्चन मेरे पास होने वाला है क्वांटम एक्टिवेशन, ध्यान देना बेटा लाइन पे, कभी पेपर में आ जाए यार ये क्वांटम एक्टिवेशन, ओके ओके, क्वांटम एक्टिवेशन, एक्टिवेशन, ओके ओके, क्वांटम एक्टिवेशन का सिद्धांत, क्वांटम एक्टिवेशन का सिद्धांत, ठीक है, कहलाता है। क्वांटम एक्टिवेशन का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है, कहलाता है। तो भैया मैं ऑप्शन दे दूं, पहला मेरे पास है स्टार्क आइंस्टीन का नियम, ठीक है, स्टार्क आइंस्टीन, ओके सर ओके, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। हाँ भाई, क्या ये हो सकता है,
बी नंबर है मेरे पास प्लांक का नियम। क्या ये हो सकता है बेटा? प्लांक का नियम पता नहीं सर, पता नहीं। अच्छा ए बी सी नंबर स्टार्क आइंस्टीन का नियम, प्लांक का नियम। एक ऑप्शन और है मेरे पास, एक ऑप्शन और है मेरे पास, वियर का नियम, बियर का नियम। और डी नंबर है मैक्सवेल का नियम। चलो मैक्सवेल को छोड़ो और मैं यहाँ दे रहा हूँ ग्रोथस ड्रेपर का नियम। अच्छा लगता है, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। बताओ बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो स्टार्क आइंस्टीन का नियम। ठीक है, राइट ऑप्शन है मेरे पास स्टार्क आइंस्टीन का नियम। तो क्वांटम एक्टिवेशन का सिद्धांत कहलाता है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। याद कर लो बड़ा करके। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। देखो H2 प्लस Cl2 चेंज टू, ठीक है, चेंज टू सूर्य का प्रकाश मेरे पास ये रहा और 2HCl की, ठीक है, क्वांटम दक्षता होगी, क्वांटम दक्षता होगी। दो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया मगर ऐसे ही पूछ सकता है, दक्षता होगी। ठीक है, पहला नंबर है मेरे पास, ए नंबर न्यूनतम होगी, ठीक है, बी नंबर होगी अधिकतम, ठीक है, इसका सी नंबर है मेरे पास 0 होगी और डी नंबर मेरे पास कितनी होगी? 1 होगी। तो बेटा अधिकतम होती है, ध्यान देना, सबसे अधिकतम जो होती है ना वो इसी रिएक्शन की होती है, H2 प्लस Cl2 चेंज टू 2Hc 10 की घात 5 होती है। तो 2HCl की क्वांटम दक्षता होगी अधिकतम होगी। ठीक है, या 10 की घात 5, 10 की घात 5 बहुत हो गई यार, एक क्या गया 5 जीरो मतलब 1 लाख हो गई। ठीक है, चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें आप और इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पढ़ते रहना, देखते रहना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार मॉडल से मत पढ़ो, मॉडल से भी कुछ क्वेश्चन देख के जाना आप। ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना, लेकिन इन्हीं 22 क्वेश्चन करवाए, यानी कि इन 20 क्वेश्चन पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए साहब आप मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।